आप देख रहे हैं कि सास तुम्हारी इसका भी पार्ट 12, लेकिन उससे पहले पार्ट 11 को जरूर देखें। अब कन्हैया गुस्से से रिधि के ऑफिस से निकल गया। रिधि बेचैन सी अपने केबिन में बैठी थी। तभी आरती ने केबिन का दरवाजा खोल कर कहा, मे आई कम इन मैम। अब रिधि परेशान से बोली, आरती हम अभी परेशान हैं, कुछ देर बाद आना प्लीज। तो आरती ने कहा, मैम मुझे कन्हैया सर के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। तभी रिधि बोली, कम इन। अब आरती आकर अपनी चेयर पर बैठी और कहा, मैम कन्हैया सर ने जो कहा वो सही है। गुप्ता जी ने उनसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, मैंने सुना मैम। तो रिधि हैरानी से बोली, व्हाट? अब आरती ने बताया, हाँ मैम, मैं पहले भी आपको बताना चाहती थी। मैम ये गुप्ता सर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो ऑफिस की लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं और गंदी गंदी बातें भी करते हैं। टेंडर के नाम पर उन्होंने कन्हैया सर पे बदतमीजी की थी। रिधि हैरानी से सब सुनती रही। फिर रिधि ने कहा, कन्हैया सर ने कुछ गलत नहीं किया मैम, वो गुप्ता टेंडर के बदले में। आरती कहते कहते रुक गई। तो रिधि बोली, टेंडर के बदले क्या आरती? तभी आरती ने नजरें झुकाकर कहा, वो टेंडर के बदले एक रात आपके साथ कन्हैया सर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसलिए गुप्ता जी को सुना दिया। रिधि ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ गुप्ता जी उसके लिए इतना गंदा भी सोच सकते हैं। रिधि को खामोश देखकर आरती ने कहा, कन्हैया सर ने कुछ गलत नहीं किया मैम, आपको बिना सच जाने उनसे इस तरह पेश नहीं आने चाहिए था। उन्हें बहुत बुरा लगा है मैम। सारा ऑफिस जानता है कि कन्हैया सर बहुत अच्छे हैं, वे किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते। अब रिधि ने बेचैनी से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आरती, हमने अनजाने में उन्हें बहुत गलत कह दिया, उनका दिल दुखाया। तभी आरती बोली, कन्हैया सर बहुत स्वाभिमानी है मैम, अब शायद वो नहीं आएंगे। रिधि का मन बेचैन हो उठा और वो बेचैन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। आरती बाहर चली गई। रिधि को सच जानकर बहुत दुख हुआ। उसे कन्हैया से मिलना था, अपने किए की माफी मांगनी थी। रिधि ने फोन उठाया और उसमें कन्हैया का नंबर डायल किया। रिंग गई, लेकिन कन्हैया ने फोन काट दिया। रिधि ने फिर से नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी कन्हैया ने फोन काट दिया और उसके बाद फोन बंद कर दिया। रिधि की आंखों में आंसू छलक आए। कन्हैया का दिल दुखाया था उसने और इसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। रिधि बाथरूम की ओर बढ़ गई, मुंह धोया और बाहर आकर बैग उठाया और ऑफिस से बाहर आ गई। काका से कन्हैया के फ्लैट पर चलने को कहा। काका ने गाड़ी उस ओर बढ़ा दी। रास्ते भर रिधि का मन बेचैनियों से गिरे रहा। कन्हैया से उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। गाड़ी फ्लैट के सामने पहुंची। रिधि तेजी से उतरी और अंदर गई। लिफ्ट बिजी थी तो वह सीढ़ियों से फ्लैट की ओर बढ़ गई। हाँफते हुए रिधि 5वें माले पर पहुंची और बेल बजा दी। दरवाजा रजत ने खोला। रिधि को देखकर हैरानी से कहा, अरे आप यहाँ? तभी रिधि ने बेचैनी से कहा, रजत कन्हैया कहाँ है? अब रिधि को परेशान देखकर रजत बोला, भैया तो आपके साथ ही होंगे ऑफिस में, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं, कुछ बात है क्या? तो रिधि ने कहा, वो कन्हैया से मिलना था, हम चलते हैं। कहकर रिधि बिना रजत की बात सुने वहां से निकल गई। अब रजत ने मन ही मन कहा, ये भाभी को क्या हो गया, और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर रजत ने कन्हैया को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। कन्हैया के फ्लैट से निकलकर रिधि बाहर आ गई। परेशानी और दुख चेहरे से साफ झलक रहा था। कन्हैया आखिर कहाँ जा सकता है, सोच कर रिधि परेशान हो गई, पर पता नहीं लगा सकी। रिधि वापस ऑफिस पर आ गई। उसने गुप्ता जी को फोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही गुप्ता जी से अपने सारे बिजनेस रिलेशन भी तोड़ दिए। रिद्धि ने फोन टेबल पर रखा और सर सीट से लगाकर आंखें मूंद ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बिना कन्हैया की बात समझे, सच्चाई जाने, उसने कुछ भी बोल दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कन्हैया के केबिन की ओर देखा। आज वह कुर्सी खाली थी। रिद्धि का मन फिर दुखना वेदना से गिर गया। अपना मन शांत करने के लिए उसने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम करने लगी। तभी दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धि ने बिना सामने देखे ही कहा, यस कम इन। दरवाजे पर अनूप जी थे। वे अंदर आए और साइड टेबल पर खाना लगाते हुए कहा, मोनू ने बताया आज आप अपना टिफिन घर ही भूल गई थी, तो हमने सोचा हम ले जाते हैं, बस इसी बहाने आपके ऑफिस भी देख लेंगे। अनूप जी की आवाज़ सुनकर रिद्धि ने हैरानी से सामने देखा। सामने उसके पापा खड़े थे। रिद्धि को यकीन नहीं हुआ पापा उसके ऑफिस में खड़े हैं। रिद्धि ने लैपटॉप साइड में उठ किया और उठकर अनूप जी के सामने आकर हैरानी से कहा, पापा आप यहाँ? तो अनूप जी बोले, हमारा आना अच्छा नहीं लगा? तभी रिद्धि ने कहा, नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। अब अनूप जी बोले, तो फिर आई आप खाइए खाना, हमने मोनू से कहा है कि हमारा खाना भी आपके साथ पैक कर दे। अनूप जी कुर्सी पर आ बैठे। रिद्धि को बहुत खुशी हुई अपने पापा का यह बदला हुआ रूप देखकर। वह सामने पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने अपने और अनूप जी के लिए प्लेट में खाना परोसा। अनूप जी ने एक निवाला तोड़कर रिद्धि की ओर बढ़ा दिया। रिद्धि ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी अनूप जी ने कहा, अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? अब रिद्धि रुंधे गले से बोली, बस ऐसे ही,
आज से पहले हमें लगा था कि आप हमसे अब भी नाराज हैं। अब अनूप जी ने भावुक होकर कहा, बचपन में भी तो आपको ऐसे ही खिलाते थे। वक्त के फैसलों ने भले ही फासले बढ़ा दिए हो, लेकिन खून के रिश्ते कभी बदलते नहीं हैं। रिद्धि ने अनूप जी का हाथ थाम लिया और कहा, आई एम सॉरी पापा। आंखों में ठहरे आंसू बह गए। अनूप जी ने रिद्धि के आंसू पहुंचे और निवाला खिलाते हुए कहा, गलती हमारी भी है बेटा, हमने आपको वक्त दिया ही नहीं। हम बेंगलुरु आपके लिए आए हैं। आने वाले 2 हफ्तों में हमारा सारा वक्त आपका है। रिद्धि मुस्कुरा दी और दोनों बाप बेटी खामोशी से बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद रिद्धि ने अनूप जी को अपना ऑफिस दिखाया, स्टाफ से मिलवाया। बेटी की तरक्की देखकर अनूप जी का सीना चौड़ा हो गया और सर गर्व से ऊंचा। शाम तक अनूप जी रिद्धि के साथ ही थे और फिर घर के लिए निकल गए। काका ने गाड़ी स्टार्ट की तो उन्होंने पैदल जाने को कहा और निकल गए। पैदल चलना अनूप जी को काफी अच्छा महसूस करा रहा था और आज अनूप जी को वही खुशी एहसास महसूस हो रही थी। पर चलते हुए वे सामने से आते कन्हैया से टकरा गए। तभी कन्हैया ने कहा, माफ कीजिएगा। तो अनूप जी हैरानी से बोले, अरे कन्हैया, तुम यहाँ इस तरह? अब कन्हैया ने धीरे से कहा, जी वो हमने नौकरी छोड़ दी है। तो अनूप जी बोले, पर क्यों? आओ वहां बैठते हैं। कहकर अनूप जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, उसे लेकर सामने दीवार की ओर बढ़ गए। दोनों आकर बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अनूप जी ने कहा, आप बताओ क्या हुआ? कन्हैया ने अनूप जी को सारी बात बता दी और कहा, आप बताइए सर, क्या हमने गलत किया? तभी अनूप जी ने कन्हैया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ कहकर छोड़ दिया, जिंदा गाड़ देना था। रिद्धि हमारी बड़ी बेटी है, उसके सम्मान पर कोई आंच आए ये कभी नहीं होने देंगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। अब कन्हैया ने कहा, सर हम रिद्धि जी के लिए किसी के मुंह से गलत नहीं सुन सकते। रिद्धि जी क्या किसी भी लड़की के लिए गलत नहीं सुन सकते। तो अनूप जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपने माता पिता से अच्छे संस्कार मिले हैं बेटा, इसलिए। तभी कन्हैया ने पूछा, आप इस तरह पैदल यहाँ? अब अनूप जी बोले, रिद्धि के ऑफिस से आ रहा हूँ। तो कन्हैया ने चिंता जताते हुए कहा, कैसी है वो? अब अनूप जी बोले, थोड़ी परेशान है, उसके बारे में तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो बाहर से बहुत सख्त दिखती है, खुद को निडर और होशियार दिखाती है, पर उसका दिल बहुत नाजुक है बेटा। वो हर बात को बहुत गहरे तक सोचती है। रिद्धि के बारे में एक नई बात कन्हैया को अनूप जी से जानने को मिली। वह अवाक सा उनके चेहरे की ओर देखता रहा। तो अनूप जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिना क्या बताने लगा, वैसे मैं किसी से ये सब बातें नहीं कहता, पर तुमसे कहने का मन किया, गलत मत समझना। तो कन्हैया ने कहा, नहीं सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब अनूप जी बोले, यही बेंगलुरु से हो? तो कन्हैया ने कहा, जी नहीं, उदयपुर से नौकरी के लिए आए हैं। उदयपुर नाम सुनते ही अनूप जी के चेहरे से खुशी गायब हो गई और उसकी जगह दर्द ने ले ली। वो सामने देखते हुए कहने लगे, उदयपुर, इस शहर ने हमसे बहुत कुछ छीना है और यही वजह है कि हम आज भी उस हादसे को नहीं भूल पाए हैं। सालों पहले वहां से लौटते हुए हमने एक कार एक्सीडेंट में रिद्धि की माँ और हमारी छोटी बेटी को खो दिया था। रिद्धि उस वक्त छोटी थी। उसकी परवरिश के लिए हमने वंदना जी से रिश्ता जोड़ा ताकि रिद्धि को कभी माँ की कमी महसूस न हो। मोहित वंदना जी का बेटा है, पर रिद्धि को लगा कि यह हमने अपने लिए किया है और उस दिन के बाद से वो हमसे दूर होती गई। हमने अपनी दोनों बेटा बेटी को परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उदयपुर के उस हादसे को भूल ही नहीं पाए थे कि तभी पता चला रिद्धि वहाँ के किसी लड़के से प्यार करने लगी है। हमें लगा ये उनका बचपना है, वक्त के साथ वो सब भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ बेटा। रिद्धि वक्त के साथ उस लड़के के लिए गंभीर होती गई। ना वह उसे जानती थी, ना पहचानती थी वो कौन है, कहाँ है। ये जाने बिना ही वह उसे बेपनाह चाहने लगी थी, दीवानी हो चुकी थी। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी, यहाँ तक कि उसने सब छोड़ दिया, हमसे दूर आकर बेंगलुरु रहने लगी। उनकी दूरियां कब हमारे लिए नाराजगी बन गई पता ही नहीं चला। उदयपुर ने हमसे रिद्धि भी छीन ली थी। अब कन्हैया ने अनूप जी का मन टटोलते हुए कहा, और सर वो लड़का? तभी अनूप जी ने नफरत भरे भाव से बोले, नफरत करते हैं हम उस लड़के से और हमेशा करेंगे जिसकी वजह से 16 साल हम अपनी बेटी से दूर रहे। कन्हैया का दिल टूटकर अंदर ही अंदर बिखर गया। अनूप जी की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सिर्फ प्यार किया था, पर सोचा नहीं था एक प्यार के बदले में उसे नफरत का सामना करने पड़ेगा। कन्हैया को खामोश देखकर अनूप जी ने कहा, पर अब हम खुश हैं। कुछ दिन बाद रिद्धि की सगाई है और उसके बाद शादी करके वो हमेशा हमेशा के लिए अनमोल के साथ न्यूयॉर्क चली जाएगी। ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है जो जल्द ही पूरा होगा। कन्हैया का दिल बैठ गया। वह चाहकर भी अनूप जी को अपने बारे में बता नहीं सकता था। वह उनसे उनकी मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहता था। तभी सामने से गले में टोकरा लटकाए लड़के ने गुजरते हुए कहा, साहब चना।
अनूप जी ने खरीदा और एक मुट्ठी कन्हैया की ओर बढ़ा दिया। कन्हैया ने देखा तो अनूप जी ने इशारे से खाने को कहा। कन्हैया ने एक चना उठाकर मुंह में रख लिया तो अनूप जी ने कहा, यार तुम इंसान बहुत बढ़िया हो। तुमसे मिलकर लगता नहीं जैसे कोई अजनबी हो। एक अपनेपन की भावना महसूस होती है। तुमसे बात करने का एक सुकून सा मिलता है। अब कन्हैया ने कहा, सर आपसे एक बात पूछें? तभी अनूप जी ने चना खाते हुए कहा, बिल्कुल। तो कन्हैया उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आप रिद्धि मैडम से बहुत प्यार करते हैं ना? तभी अनूप जी ने कहा, दुनिया का कोई भी पिता ये नहीं बता पाएगा कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। उसकी खुशी के लिए मैं दुनिया का हर सुख छोड़ सकता हूँ। अब कन्हैया मन ही बोला, और हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी खुशी के लिए उनको भी छोड़ सकते हैं। तभी उसे खामोश देखकर अनूप जी ने कहा, यार तुम बोलते बहुत कम हो और हम चुप नहीं होते। हमारी अच्छी जमेगी, आज से हम दोस्त हुए। तो कन्हैया ने हिचकिचाते हुए कहा, सर दोस्त? आप उम्र में हमसे बड़े हैं और दोस्ती अगर बराबर उम्र की हो तो सही रहती है। तभी अनूप जी बोले, हमसे किसी ने कहा था कि अगर अपने से कम उम्र के लोगों से दोस्ती करो तो बढ़ती उम्र का एहसास कम होने लगता है। कहकर अनूप जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और कन्हैया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम उदयपुर की पहली देन हो जिसने हमने खुशी दी। अब तुम हमें दोस्त समझो ना समझो, हमने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया। कन्हैया हैरान था, ये कैसी नियति थी बांसुरी वाले की। जो इंसान उससे नफरत करता है वही इंसान उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। शायद बांसुरी की वाले की यही मर्जी हो सोचकर कन्हैया ने अनूप जी से हाथ मिला लिया। अब अनूप जी बोले, अच्छा दोस्त अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कहकर अनूप जी उठे वहां से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए उलझे कन्हैया को। तभी कन्हैया ने मन ही मन बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा, ये कैसा धर्म संकट में डाल दिए हो बांसुरी वाले हमको। यहाँ हम रिद्धि को अपने साथ वापस उदयपुर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रिद्धि की अनमोल से शादी उसके पापा का सपना है। उस सपने को कैसे तोड़ सकते हैं? अपने लिए इन सब की खुशियाँ कैसे छीन सकते हैं हम? हमें यहाँ से जाना होगा। रिद्धि जी के लिए, उनके अपने अच्छे भविष्य के लिए हमें उनकी जिंदगी से जाना होगा। देर तक कन्हैया वहीं बैठा रहा। शाम को रिद्धि भी वहां आ पहुंची। उसे नहीं पता था कन्हैया उसे यहाँ मिल जाएगा। रिद्धि खुशी से दौड़कर कन्हैया के पास आई और कहा, तो आप यहाँ हैं? हम सुबह से आपको फोन कर रहे हैं पर फोन बंद है, आपको ढूंढ रहे हैं। तभी कन्हैया ने बिना रिद्धि की ओर देखे कहा, किस लिए? अब रिद्धि बोली, वो हमने सबके सामने आपसे इस तरह बात की। आई एम सॉरी, बिना सच्चाई जाने हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए। तभी कन्हैया ने बेरुखे से कहा, कोई बात नहीं मैडम जी, आप मालिक हैं, आपको कहने का पूरा हक है। तो रिद्धि ने तड़प कर कहा, हमने कभी आपको खुद से कम नहीं समझा। कन्हैया, हम कभी खुद को किसी का मालिक नहीं समझते। हम जानते हैं हमारी वजह से आपका दिल दुखा है और उसके लिए आप जितनी बार कहें हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। तभी कन्हैया बोला, हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले? माफ़ी मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रही है। तो रिद्धि ने उम्मीद भरे शब्दों में पूछा, तो फिर कल से आप ऑफिस आएंगे ना? अब कन्हैया बोला, नहीं मैडम जी, अब हम वहाँ कभी नहीं आएंगे। हम वापस अपने घर जा रहे हैं उदयपुर। वहाँ के माहौल में खुद को ढाल नहीं पाएंगे मैडम जी। कहकर कन्हैया अपनी जगह से उठा। रिद्धि घुटनों के बल गिर पड़ी और आंखों में आंसू भरकर कहा, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। कन्हैया रिद्धि को अनसुना कर आगे बढ़ गया। रिद्धि ने कन्हैया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कन्हैया, हमें अपनी बात समझाने का एक मौका तो दीजिए। तो कन्हैया बोला, हमारे रास्ते अलग है मैडम जी। कहकर कन्हैया धीरे से दूसरे हाथ से रिद्धि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और चला गया। रिद्धि की आंखों में ठहरा आंसुओं का सैलाब बह गया। रिद्धि की वहीं छोड़कर कन्हैया चला गया। रिद्धि ने कन्हैया की बातों में गुस्सा तो देखा पर उसकी आंखों में आए आंसुओं को नहीं देख पाया। कन्हैया ने जानबूझकर रिद्धि के साथ ऐसा व्यवहार किया था। काका ने आकर रिद्धि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिटिया घर चलें। रिद्धि ने अपने आंसू पहुंचे और काका के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। काका ने गाड़ी घर की ओर मोड़ ली। रिद्धि ने आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। रिद्धि का मन बहुत आसान था। उससे कहाँ गलती हुई समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। वंदना जी दरवाजे पर ही खड़ी थी। रिद्धि गाड़ी से उतरी और उनके पास आई। वंदना जी ने रिद्धि के गाल को प्यार से छूकर कहा, रिद्धि क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना बेटा? अब रिद्धि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी वो बस ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए थकान की वजह से है। वंदना जी ने मुस्कुराकर तभी वंदना जी ने कहा, बेंगलुरु आने के बाद आपको काम से फुर्सत ही नहीं है ना? पर जल्दी ही आपको इन सब कामों से फुर्सत मिलने वाली है। तो रिद्धि बोली, जी अंदर चलें? अब वंदना जी ने रिद्धि के साथ अंदर आते हुए कहा, हाँ आओ, हम आपके लिए कुछ खाने की बनवा देते हैं, क्या खाएगी आप?
तो रिद्धि बोली, एक कप चाय लेंगे, कहकर रिद्धि अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने अपनी पीठ दरवाजे से लगा ली। बरबर सी उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रिद्धि खुद को रोक नहीं पाई और रोने की आवाज बाहर ना आए। इसे सोचकर उसने अपना मुंह पर हाथ रख लिया और सिसकने लगी। इस वक्त रिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कन्हैया से बढ़ती उसकी नजदीकियां यूं ही नहीं थी। अपने और उसके बीच के रिश्ते को वह खुद भी समझने लगी थी। अनमोल जिसके साथ उसे जिंदगी बितानी थी, उसके बारे में रिद्धि को कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन कन्हैया हर वक्त उसके ख्यालों में रहता था। रिद्धि आकर बेड पर बैठ गई और फर्श को देखते हुए सोचने लगी, क्या अनमोल उसके लिए सही था? अनमोल से शादी, उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला क्या सही था? कुछ तो था जो पीछे छूट रहा था, तो रिद्धि उसे रोक नहीं पा रही थी। अपने पापा की खुशी के लिए अपने दिल के प्रेमी को तो भूल ही चुकी थी। वह अब क्या सच में बुला पाई थी? नहीं, रिद्धि उन यादों में उस वक्त से कभी दूर जा ही नहीं पाई थी और शायद जाना भी नहीं चाहती थी। सवाल बहुत थे पर जवाब नहीं था। अपने ही विचारों में रिद्धि उलझ कर रह गई। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया और आंखें बंद कर ली। कन्हैया का हंसता मुस्कुराता चेहरा रिद्धि की आंखों के सामने आ गया। अब रिद्धि उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसने हाथ मुंह धोया और कपड़ा चेंज करके बाहर आकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वंदना जी एक ट्रे जिसमें चाय का कप और साथ में एक प्लेट में कुछ चिप्स थे को लेकर आई और रिद्धि के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। चाय का कप वंदना जी ने रिद्धि की ओर बढ़ाकर कहा, रिद्धि, आप कब से चाय पीने लगी? रिद्धि ने उदास आंखों से वंदना जी की ओर देखा और कहा, कॉफी पीते पीते कब चाय अच्छी लगने लगी, पता ही नहीं चला माँ। कितनी अजीब बात है ना माँ, कितनी आसानी से अक्सर हम अपनी आदतें बदल देते हैं। अब वंदना जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, हाँ रिद्धि, वैसे शौक और आदतें बदलती रहनी चाहिए, बदलाव संसार का नियम है। तो रिद्धि बोली, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती माँ, वे जिंदगी भर एक ही सांचे में डलती है, कहकर रिद्धि सामने देखते हुए अपनी चाय पीने लगी। अंधेरा होने लगा था। मोनू ने घर की लाइटें जला दी। अनूप जी अंदर बैठकर किसी किताब को पढ़ने में व्यस्त थे। वंदना जी और रिद्धि वहीं बरामदे में बैठी थी, खामोश। ये सच था कि रिद्धि और वंदना जी के बीच बहुत कम बातें होती थी। वो इसलिए क्योंकि रिद्धि वंदना जी को कभी अपनी माँ की जगह नहीं दे पाई थी। बचपन में उसे लगता था वंदना जी ने अनूप जी की जिंदगी में आकर उसकी माँ का हक छीन लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। वंदना जी रिद्धि को मोहित से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसे हमेशा रिद्धि की परवाह रहती थी। वह चाहती थी मोहित की तरह रिद्धि भी उनके पास रहे, साथ रहे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, फोन पर जरूर बातें हो जाया करती थी, पर रिद्धि की सगाई के कारण वंदना जी की यह तमन्ना भी पूरी होने वाली थी। रिद्धि के साथ वक्त बिताने का उसे एक मौका मिलने वाला था। काफी देर से फैली खामोशी को तोड़ते हुए वंदना जी ने कहा, ये फूल कितने खूबसूरत होते हैं ना, किसी को भी इनसे प्यार हो जाता है। तो रिद्धि बोली, कुछ इंसान भी इन फूलों की तरह ही होते हैं खूबसूरत, जिनसे किसी को भी प्यार हो जाता है, पर वो हमें इस लायक नहीं समझते हैं। कहते हुए रिद्धि ने अपना सर वंदना जी के कंधे पर टिका दिया। रिद्धि के शब्दों में आई आवाज को वंदना जी साफ महसूस कर सकती थी। उसने प्यार से रिद्धि का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हर इंसान अपनी जिंदगी में फूल चुनता है, पर हम भूल जाते हैं कि उनके साथ कांटे तोहफे में मिलते हैं। जो उन कांटों की चुभन बर्दाश्त करता है वह जिंदगी को समझ सकता है, और जो कांटों से जुदा फूलों को चुनता है वो जिंदगी की बातों में उलझ कर रह जाता है। इंसान भी एक फूल ही है बेटा, और उसकी कमी उसमें लगे कांटे। इन कांटों के बिना फूल का कोई अस्तित्व नहीं होता। रिद्धि और वंदना जी दोनों बेटी बातें करती रही। मोनू ने आकर कहा, दीदी, खाना लगा दिए हैं। रिद्धि और वंदना जी उठकर अंदर आ गई। अनूप जी पहले से वहां मौजूद थे। सभी खाने के लिए आ बैठे, पर मोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनूप जी ने कहा, मोहित कहाँ है, वो खाना नहीं खाएगा? तो वंदना जी अनूप जी की प्लेट में खाना परोसते हुए बोली, मोहित अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है, बाहर से खाकर आएगा। रिद्धि ने अपनी प्लेट में खाना लिया, लेकिन खाने का मन नहीं था। वह उदास आंखों से प्लेट को देखती रही। अनूप जी ने देखा तो कहा, रिद्धि, क्या बात है, आप खाती क्यों नहीं? जी, कहकर रिद्धि अपनी चेतना से बाहर आई और बेमन से खाने लगी। उधर कन्हैया प्लेट पर आया तो आते ही रजत उस पर बरस पड़ा, क्या भैया, ये कोई तरीका है ऐसे बिना बताए कहीं भी जाने का? ऊपर से ससुरा फोन भी बंद है, मालूम भी है कितना घबरा गए थे हम। अरे कम से कम एक बार फोन करके बता तो देते। रिद्धि जी भी आई थी, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, पर जब हमको ही नहीं पता तो उनको क्या बताते? तुम्हारा और उनके बीच कुछ बात हुई क्या? कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। कन्हैया का उतरा हुआ चेहरा देखकर रजत ने कहा, अच्छा, ये सब छोड़ो, खाना लगाते हैं।
पहले कुछ खा लो, उसके बाद खबर लेते हैं तुम्हारी। तभी कन्हैया बोला, तुम खा लो, हमें भूख नहीं है। कहकर कन्हैया कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तो रजत बोला, अब इनको क्या हो गया, चलो हम तो खा लेते हैं। अब अगले एक सप्ताह तक रिधि अपनी फैमिली के साथ बिजी थी। अनूप जी, वंदना जी और मोहित, इन तीनों के साथ ने रिधि को एहसास दिलाया कि सब उससे कितना प्यार करते हैं। जिस पिता के प्यार को वह आज तक तरसती आई थी, आज वही प्यार उसे भरपूर मिल रहा था। एक सप्ताह कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। उसे उसके पापा और उनका प्यार फिर से मिल चुका था। वंदना जी से भी रिधि ने माफी मांगी और उन्हें अब वह प्यार से माँ कहकर बुलाने लगी थी। इन सब के बीच रहते हुए भी रिधि का एक शख्स को नहीं भूली थी, कन्हैया को। वह रोज कन्हैया को 2 दिन में एक बार फोन करती और मैसेज करती, पर कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया। रिधि ने एक हफ्ते से उसे देखा तक नहीं था। कन्हैया ने रिधि को ना कन्हैया ने रिधि को कन्हैया के दिमाग में क्या चल रहा था, ये सिर्फ कन्हैया ही जानता था। हफ्ते भर बाद रिधि की सगाई में अब सिर्फ 5 दिन ही बचे थे, इसलिए अनूप जी ने रिधि और मोहित को भी जयपुर साथ ही चलने को कहा और फिर उसी दिन वंदना जी के साथ जयपुर के लिए निकल गई। रिधि उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आई। उन सब के जाने के बाद मोहित दौड़कर बालकनी में आई और किसी को फोन करके कहा, हेलो, मॉम डैड जा चुके हैं और अपने प्लान के मुताबिक मैंने रिधि दी को भी अपने साथ यहीं रोक लिया है। अब बस तुम कल शाम टाइम से पहुंच जाना। दी तो तुम्हें देखकर सरप्राइज हो जाएगी। रिधि के वापस आने के बाद मोहित ने साथ में खाना खाया और फिर दोनों ने साथ में फिल्म देखी। अगली सुबह रिधि अपने ऑफिस चली गई। उसे सभी जरूरी काम इन 2 दिनों में निपटाने थे। रिधि के आते ही मोहित आया, उसने स्कूटी निकाली और बाहर निकल गया। बची मोनू, वो घर का काम निपटाने में लगी थी। तब तक कन्हैया भी वहां आ पहुंचा। मोहित ने उसे गुड मॉर्निंग का और बोला, आज रिधि दी का बर्थडे है, शाम को मैंने उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, आप दोनों भी आओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मोहित चाहता था कन्हैया आए, इसलिए जानबूझकर रिधि का नाम लेकर कहा, लेकिन कन्हैया उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, आप एंजॉय कीजिए। तभी रजत ने कहा, पर क्यों नहीं जाएंगे, ये इतने प्यार से कह रहा है। अब कन्हैया गुस्से से बोला, हमने कहा ना रजत, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे, बहस ना करो, और वापस चला गया। तभी मोहित ने हैरानी से कहा, इन्हें क्या हो गया? तो रजत बोला, वो सठिया गए हैं, हम आते हैं पर। रजत कहते कहते रुक गया। मोहित के जाने के बाद रजत दंदनाते हुए कन्हैया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, ये क्या हो गया तुमको? रिद्धि जी के नाम से इतना गुस्सा? अब क्या किया उन्होंने? हम वापस उदयपुर जा रहे हैं, कन्हैया ने बिना किसी भाव के रजत की ओर देकर कहा। तभी रजत ने चौंक कर कहा, क्या वापस जा रहे हो, पर क्यों? तो कन्हैया बोला, बस जा रहे हैं, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। कहकर जैसे ही कन्हैया जाने के लिए मुड़ा, रजत उसके सामने आ गया और कहा, क्यों कर रहे? हम कहीं नहीं जा रहे और तुम भी कहीं नहीं जा रहे, समझे? तभी कन्हैया ने कहा, हमारे पास तुमसे बहस करने के लिए वक्त नहीं है, जो कुछ कहना है सुनना है, उदयपुर जाकर कह सुन लेना। तो रजत बोला, हमने कहा ना, हम नहीं जा रहे उदयपुर और तुमको भी नहीं जाने देंगे। साला बुकाल मचाए रखे हो, आए क्यों थे यहाँ? रिधि जी के लिए। उनको अपने दिल की बात नहीं बताए, उन्हें अपनी असलियत नहीं बताए, ये नहीं बताया कि तुम्हें ये उनके दिल के प्रेमी हो, तो क्या ऐसे ही चले जाओगे? तो कन्हैया ने भी गुस्से से कहा, हाँ चले जाएंगे, उनके लिए दिल के प्रेमी की जरूरत नहीं है। तभी रजत बोला, अच्छा तो कौन जरूरी है, बताओ हमको। तो कन्हैया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, देखो रजत, रिधि की सगाई होने वाली है। अब रजत बोला, सगाई होने वाली है, हुई तो नहीं ना, और उसका उदयपुर जाने से क्या संबंध है, तुम तो यहाँ उनको लेने आए हो। तो तभी कन्हैया ने धीरे से कहा, हम रिधि के पापा से मिले थे। तो रजत बोला, उसने कछु कहा? कन्हैया ने गहरी सांस ली और कहने लगा, कुछ दिन पहले ऑफिस में किसी बात को लेकर रिधि जी से हमारी बहस हो गई थी। हमने उनका ऑफिस और नौकरी छोड़ दी थी। ऐसे माहौल में काम हमसे नहीं हो पाता, इसलिए सब छोड़ आए। शाम को उनके पापा मिल गए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वो रिधि से कितना प्यार करते हैं। अनमोल और रिधि की सगाई को लेकर वो बहुत खुश है। पर जब हमने उदयपुर का नाम लिया तो एक भी उदयपुर से नफरत करते हैं। रजत और उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं उस लड़के से जिसे ढूंढने रिधि उदयपुर गई थी। अब तुम ही बताओ, कैसे बताते रिधि को हम कि वो ये हम जिसे ढूंढने वो उदयपुर गई थी? तभी रजत ने परेशानी से भरकर कहा, अरे साफ साफ बोल दो ना रिधि को कि तुम उनसे प्यार करते हो, उसके बाद सब अपने आप पता चल ही जाना है। तो कन्हैया ने कहा, अगर हमने उनको बताया तो वो अपने पापा से दूर हो जाएगी। अब रजत बोला, और अगर नहीं बताया तो तुमसे दूर हो जाएगी। तुम समझती क्यों नहीं, यही तो परेशानी है। तभी कन्हैया ने कहा, हम और रिधि नदी के 2 किनारे हैं,
जो जिंदगी भर एक दूसरे के सामने तो रह सकते हैं पर कभी एक तक नहीं हो सकते। दोनों में से किसी एक का दिल तो टूटना ही है। तो हमारा सही, पर रिधि जी से उनके खुशियां छीन नहीं सकते। हम भले ही उन्हें ना मिले पर हम खुश हैं उन्हें अपने पापा वापस मिल गए। अब रजत ने कहा, ये क्या कह रहे हो भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अभी जाकर रिधि जी को सब सच बताए रहे हैं। रजत जाने के लिए मुड़ा तो कन्हैया ने बाहां पकड़कर रोक दिया और कहा, नहीं रजत, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब रजत बोला, क्यों नहीं करेंगे साला, जरूर करेंगे, हम जा रहे हैं और सब बता देंगे उनको। ये रोज रोज का नाटक हमसे नहीं देखा जाता। तभी कन्हैया गुस्से से कहा, हमने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। अब रजत ने भी तेज में आकर बोला, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कोई रोक के दिखाए साला हमको। तो कन्हैया बोला, हमने कहा ना तुम नहीं जाओगे। कहते हुए कन्हैया ने रजत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब रजत ने कहा, बिना रिद्धि के तो तुमको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। इतनी दूर आए हैं, उन्हें बिना लिए गए तो साला उदयपुर के लोग हंसेंगे हम पर, और ये हम होने नहीं देंगे। कहकर रजत कन्हैया और रिद्धि को मिलाने का प्लान सोचने लगा। तभी कन्हैया को रिद्धि के साथ बिताया एक एक पल वह अपनी आंखों में कैद कर रहा था। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढलने लगा था। कन्हैया भी उठा और जाने लगा तो एक फकीर बाबा ने कहा, फकीर की झोली में कुछ डाल दे बेटा, तेरी सभी मनसा पूरी होगी। कन्हैया ने जेब से एक नोट निकालकर फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर ने कन्हैया के सर पर हाथ रखा और उसकी उदास आंखें देखकर कहा, जा तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कन्हैया मुस्कुरा उठा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी दर्द शामिल था। उसने कहा, अब कोई ख्वाहिश नहीं है बाबा। तभी फकीर ने कहा, ऊपर वाला सुन लेता है कभी दिल की आवाज, तू एक बार कोशिश करके तो देख। और मुस्कुराता हुआ वहां चला गया। कन्हैया उसे जाता हुआ देखता रहा। फकीर के दो शब्दों ने उसके दिल में एक उम्मीद किरण पैदा की थी। उधर वी आर गेटिंग लेट, मोहित ने रूम के बाहर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो 7 बज चुके हैं। कुछ देर बाद रिधि आई। मोहित ने देखा तो बस देखता रह गया। ब्लैक कलर की साड़ी, खुले बाल जिन्हें खूबसूरत तरीके से सहज जवाब था, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और हल्का मेकअप। रिधि बहुत खूबसूरत लग रही थी। मोहित ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, दी यू आर लुकिंग सो हॉट। तभी रिधि ने अपनी जीनी साड़ी को संभालते हुए कहा, मोहित ये ठीक तो लग रहा है, आई मीन हमने ये सब पहले कभी नहीं पहना है। तो मोहित ने कहा, दी आज जो भी आपको देखे लगा उसका तो हार्ट फेल होना पक्का है, पर हमें तो उस एक का ही हार्ट फेल करना है। अब रिधि हैरानी से बोली, किसका? तभी मोहित ने कहा, किसी का भी नहीं, चलो ना देर हो रही है। आप बिना कितने सवाल जवाब करती है। तो रिधि बोली, अच्छा बाबा ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? रिधि ने पूछा। तभी मोहित ने लगभग रिधि को खींचते हुए कहा, वो सब आपके लिए सरप्राइज है, अब चलो भी। मोहित रिधि के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। उसने काका से चलने को कहा। रास्ते पर मोहित किसी को मैसेज करता रहा। 1 घंटे बाद गाड़ी एक जगह आकर रुकी। मोहित और रिधि गाड़ी से नीचे उतरे। रिधि ने देखा वहां को काफी अंधेरा था। उसने मोहित से कहा, मोहित ये तू मुझे कहाँ ले आया? रिलैक्स दी, कम। कहकर मोहित ने रिधि का हाथ पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़ गया। रिधि अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मोहित किस वक्त क्या कर दे कोई कह नहीं सकता। चलते चलते मोहित ने रिधि का हाथ छोड़ दिया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। रिधि को कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मोहित देखो हमें डर लग रहा है। मोहित जवाब दो, तुम जानते हो ना हमें ये सब मजाक पसंद नहीं है। तभी सैकड़ों लाइट एक साथ जल उठी और एक भीड़ लगाते हुए रिधि की तरफ बढ़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रिधि, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब एक साथ गाने लगे। रिधि की आंखें खुशी से चमक उठी। तभी मोहित ने आगे आकर रिधि को गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माई लविंग दी। और वहां सामने अपना आपका गिफ्ट बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। रिधि उस तरफ बढ़ी। जैसे ही उसकी नजर भीड़ में छुपे उस शख्स पर पड़ी, हैरानी और बेचैनी के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आ गए। सामने अनमोल खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए रिधि के पास आया और गले लगते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे रिधि, कैसा लगा सरप्राइज? तो रिधि ने हैरानी से कहा, आप यहाँ? तभी अनमोल बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए आया। इन दिनों कितने फोन और मैसेज किए, पर तुम पता नहीं कहाँ बिजी थी। फिर मैंने और मोहित ने मिलकर ये प्लान बनाया। 4 दिन बाद हमारी सगाई भी है, इसलिए डैड ने बुला लिया। पर क्या करता, तुमसे मिलने का इतना मन था ना कि घर ना जाकर सीधा यहाँ आ गया। सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, छोड़ ये सब। मैं भी ना क्या क्या पूछने लगा। अब अनमोल ने अपनी बात खत्म करके कहा, ये बताओ कैसी हो? तभी रिधि ने कहा, ठीक है। तो अनमोल ने रिधि को प्यार से देखते हुए कहा, पहले बहुत परेशान था, अब तुम्हें देखकर ठीक हूँ।
हाँ, ये बात और थी। रिद्धि को अनमोल का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता था। रिद्धि को खामोश देखकर अनमोल ने फिर कहा, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। अब रिद्धि ने कहा, थैंक यू। वो मोहित ने जिद की इसलिए। तभी अनमोल बोला, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। मोहित ने केक टेबल पर रखा और सबको बुलाया। अनमोल और रिद्धि भी वहां आ पहुंचे। रिद्धि ने केक काटा। सबसे पहले उसने मोहित को खिलाया और फिर अनमोल को। अनमोल ने भी अपने हाथों से रिद्धि को खिलाया और फिर सभी पार्टी को एंजॉय करने लगे। रिद्धि के जहन में सिर्फ कन्हैया का ख्याल चल रहा था। उसे लगा आज की पार्टी में कन्हैया भी आएगा, लेकिन वो नहीं था, ना ही रजत। शायद वो लोग बिना बताए उदयपुर वापस लौट गए। सोचकर रिद्धि का मन और उदास हो गया। अनमोल उसे न्यूयॉर्क के बारे में बता रहा था, अपने फ्यूचर प्लान्स और मैरिड लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी रिद्धि ने काका के पास आई और घर चलने को कहा। उसका मन बहुत बेचैन था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आखिर रिद्धि ने कन्हैया को फोन लगाया, लेकिन उसकी किस्मत कन्हैया का फोन बंद था। अब रिद्धि को घर छोड़कर काका चले गए। रिद्धि थके कदमों से चलकर आई, बेल बजाई, लेकिन यह देखकर हैरान थी कि दरवाजा पहले से खुला था। रिद्धि ने दरवाजा खोला और अंदर आई तो हैरान रह गई। पूरे घर में कैंडल्स की सजावट थी, जिनकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। एक कोने में सफेद फूलों से बने ढेरों बुके थे। रिद्धि वहीं रुककर सब देखने लगी। उसे सब बहुत रोमांचक लग रहा था। पर यह सब किया किसने? सोचकर रिद्धि ने मोनू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने जब दोबारा आवाज लगाई तो डाइनिंग टेबल के पास खड़े किसी शख्स ने कहा, आपकी इजाजत के बिना ही हमने मोनू को छुट्टी दे दी। रिद्धि की वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसका दिल धड़क उठा। तभी कैंडल जलाते हुए माचिस की रोशनी में रिद्धि को उस शख्स का चेहरा दिखा। उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। सामने खड़ा वह शख्स कोई और नहीं, कन्हैया था। रिद्धि के चेहरे पर मुस्कुन के भाव थे, ना कोई बेचैनी, ना कोई घबराहट। लगा जैसे किसी अपने के पास आ गई। कन्हैया ने रिद्धि की तरफ देखे भी नहीं बोलना शुरू किया। 500 रुपए की रिश्वत दी। तब जाकर मोनू ने बताया कि आपको खाने में पनीर, पुलाव, रसमलाई और सिंपल दाल पसंद है। सब हमने अपने हाथ से बनाया है। बस रोटियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, एडजस्ट कर लेना। वैसे मीठे में कुछ और भी है। हमारे पास आपकी मनपसंद उदयपुर की जलेबियां, जानते हैं, वो भी बहुत पसंद है आपको। आप इतनी खूबसूरत है कि तोहफा ले देने की सोचें तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन 2 घंटे बाद आखिर हमें कुछ पसंद आ ही गया। ये झुमके इतने महंगे नहीं हैं, पर हमने दिल से खरीदा है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम जी, आपको हमारी उम्र भी लग जाए। अब इसके बाद भी आपको कोई शिकायत हो तो आप कह सकती है। आज हम आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ नहीं कहा और दौड़कर कन्हैया के गले जा लगी। वो कन्हैया से ऐसे चिपके रही जैसे कोई छोटा बच्चा डरकर अपनी हिफाजत के लिए छिपता है। पर कन्हैया ने उन्हें नहीं छुआ। उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी ऐसा करने की। रिद्धि ने कन्हैया के गले लगे हुए कहा, हमें लगा आप वापस उदयपुर चले गए हैं। कन्हैया ने रिद्धि का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पहुंच कर कहा, हम आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं मैडम जी। रिद्धि आंसुओं में भी मुस्कुरा उठी। आज कन्हैया ने उसे इतना खूबसूरत तोहफा जो दिया था। कन्हैया के सरप्राइज के आगे अनमोल का सरप्राइज फीका था। 2 वजह थी। पहले रिद्धि के दिल में कन्हैया के लिए प्यार और दूसरा कन्हैया की सादगी। रिद्धि ने हमेशा देखा कि कन्हैया कभी उसके सामने दिखावा नहीं करता था। जब वह खुश होता तो खुशी जाहिर करता, दुख होता तो दुख, गुस्सा होता तो रिद्धि को डांट देता और दर्द में होता तो ब्याह भी कर देता। और कन्हैया की यही बात है रिद्धि को पसंद थी। बस कुछ दिनों में कन्हैया ने रिद्धि को जो तकलीफ पहुंचाई, उसकी भरपाई वह आज के सरप्राइज से कर चुका था। रिद्धि के चेहरे की खुशी बता रही थी उसे कन्हैया का सरप्राइज अच्छा लगा। रिद्धि को अपनी ओर देखता पाकर कन्हैया ने कहा, ऐसे मत देखिए, हमें ना शर्म आती है। रिद्धि मुस्कुरा उठी और दूसरी तरफ देखने लगी। अब कन्हैया बोला, आइए केक काटते हैं। कहकर कन्हैया रिद्धि का हाथ पकड़कर टेबल की ओर बढ़ गया। रिद्धि ने अपने बालों को समेटा और क्लिप लगा लिया। कन्हैया और रिद्धि के बालों को यूं समेटना अच्छा नहीं लगा। उसे रिद्धि के बाल खुले ही ज्यादा पसंद थे, पर इस वक्त उसने अपने दिल को समझा लिया। रिद्धि ने टेबल पर रखे केक को देखा तो आंखें चमक उठी। केक ब्रेड क्रीम से बना ना होकर सूजी के हलवे से बना था, जिस पर काजू बादाम से रिद्धि लिखा हुआ था। उसने कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने कहा, बाहर से खरीदी हुई चीजें हमें वेस्ट ऑफ मनी लगती है, इसलिए हमने घर पर ही बनाया है। पूरा 1 घंटा लगा सिर्फ इसे बनाने में, आपकी पसंदीदा डिश जो है। अब रिद्धि ने कहा, कभी कभी आपको समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी कन्हैया बोला, हम जो भी हैं आपके सामने हैं। अब जल्दी से केक काटिए, वरना केक ठंडा हो जाएगा। तो रिद्धि बोली, वाह, पहली बार गरम केक देखा है। कहते हुए रिद्धि ने चाकू से हल्का सा टुकड़ा काटा तो कन्हैया को खिला दिया।
कन्हैया ने भी रिद्धि को खिलाया तो रिद्धि ने कहा, ये बहुत अच्छा बना है। कन्हैया मुस्कुरा उठा। इस रात की एक बात सबसे खूबसूरत यह थी कि आज कोई दर्द नहीं था, सिर्फ मुस्कुराहट थी। रिद्धि मुस्कुराते हुए कन्हैया को देखे जा रही थी तो कन्हैया ने कहा, अरे आपने अपना तोहफा तो देखा ही नहीं, रुको अभी दिखाते हैं। कन्हैया ने टेबल के कोने पर रखा छोटा सा बॉक्स उठाया और रिद्धि की ओर बढ़ा दिया। रिद्धि ने बॉक्स खोल कर देखा, उसमें गोल्डन कलर के बहुत ही खूबसूरत ईयररिंग्स थे। रिद्धि को वह बहुत पसंद आए। उसने कन्हैया से शुक्रिया कहा और बॉक्स को वापस टेबल पर रख दिया। कुछ देर खामोशी के बाद रिद्धि ने कहा, आप कुछ पियेंगे? तभी कन्हैया ने सधी हुई आवाज में कहा, शैंपेन हम लेकर आते हैं, और वहां से किचन की ओर चला गया। रिद्धि ने कन्हैया को पहले कभी पीते हुए नहीं देखा था, पर आज वह सीधा शैंपेन पीना चाहता है। रिद्धि के दिल में कन्हैया को लेकर एक पल के लिए अविश्वास प्रकट हुआ, पर अगले ही पल वह कन्हैया के वापस आने का इंतजार करने लगी। कन्हैया कुछ देर बाद अपने हाथ में 2 गिलास ले आया, जिसमें गहरे लाल रंग का पीने का पानी था। रिद्धि के सामने लाकर कन्हैया ने एक गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। रिद्धि ने धड़कते दिल के साथ गिलास लिया। कन्हैया रिद्धि की आंखों में देखते हुए पीने लगा और रिद्धि से भी पीने का इशारा किया। रिद्धि ने गिलास होठ से लगाया और जैसे ही पिया उसने आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसने हैरानी से कन्हैया की ओर देखकर कहा, ये शैंपेन नहीं है? कन्हैया ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानते हैं, ये अनार का जूस है। हमें लड़कियों के साथ पीना पसंद नहीं है, और ये भी जानते हैं कि आपको पीना पसंद नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए कहा ये सब। तभी रिद्धि ने कन्हैया को प्यार से घूरते हुए कहा, आपको देखकर लगता नहीं आप ऐसे मजाक भी करते हैं। अब कन्हैया बोला, इसमें सारा दोष हमारी शक्ल का है। हम दिखते ही इतना सीरियस है कि हर किसी को ऐसा ही लगता है। तभी रिद्धि ने कहा, जी नहीं, आप इतने बुरे भी नहीं दिखते, मतलब कुछ तो बुरे दिखते हैं। कन्हैया ने रिद्धि को परेशान करते हुए कहा। अब रिद्धि ने कहा, अरे नहीं, हमने ऐसा कब कहा? तो फिर? कन्हैया आज रिद्धि से अपने बारे में जानना चाहता था। तभी रिद्धि ने अपने पल के उठाकर कन्हैया की ओर देखते हुए कहा, आपसे एक बार मिलने वाला इंसान आपको जिंदगी भर याद रखेगा, ऐसे दिखते हैं आप। रिद्धि की बात सुनकर कन्हैया ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और दोनों एक बार फिर खामोश हो गए। जब साथ होते हैं तो खामोशियां ही उनकी साथी होती है। रिद्धि के सामने आकर कन्हैया में भी ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। वही रिद्धि उसे कन्हैया के साथ एक सुकून महसूस होता है, जिसे वह खामोश रहकर भी खुद में समेट लिया करती। पार्टी थोड़ी बोरिंग है नहीं? कन्हैया ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। रुकी, हम म्यूजिक चला देते हैं। तभी रिद्धि ने म्यूजिक सिस्टम की ओर बढ़ाते हुए कहा, डांस आता है ना आपको? अब कन्हैया ने कहा, डांस का डी भी नहीं आता हमें। तो रिद्धि बोली, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। अगर अच्छा नहीं भी किया तो हमारे सिवा देखने वाला कौन है? कहते हुए रिद्धि ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और कन्हैया के पास आई। उसने अपना एक हाथ कन्हैया की ओर बढ़ाया और दूसरे हाथ से कन्हैया का हाथ पकड़कर अपनी गोरी पतली कमर पर रख दिया। कन्हैया की सख्त उंगलियों ने जब रिद्धि की कमर को छुआ तो एहसास रिद्धि को अंदर तक छू गया। वही रिद्धि के इतना करीब आकर कन्हैया का दिल जोरों से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। कन्हैया को इस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि वह रिद्धि की आंखों में भी नहीं देख पा रहा था। रिद्धि और कन्हैया के कदम एक ही धुन पर थिरकने लगे और रिद्धि कन्हैया की आंखों में खुद को तलाशने लगी। अगली सुबह कन्हैया उठा और नहाने चला गया। रजत कन्हैया और रिद्धि को मिलाने के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। तभी उसने खिड़की से देखा रिद्धि आ रही थी। यही सही मौका है सोचकर रजत पलटा और कमरे में आया। उसने कन्हैया का बैग उठाया और उसमें से सारा सामान बिस्तर पर उड़ेल दिया। सामान को इधर उधर बिखेर कर रजत उसमें कुछ ढूंढने लगा। डायरी पर नजर पड़ते ही रजत की आंखें चमक उठी। उसने डायरी उठाई और लेकर बाहर आया। उसने डायरी को वहीं पास पड़ी टेबल पर खोल कर रख दिया और हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, अब तो तुम्हें इन दोनों को मिला सकते हो बांसुरी वाले, बस कैसे भी करके रिद्धि जी ये डायरी को देख ले। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। रजत ने दरवाजा खोला, सामने रिद्धि थी। रजत को देखकर रिद्धि ने कहा, अच्छा हुआ आप मिल गए। हम आपको और कन्हैया जी को इनवाइट करने आए हैं आपके साथ जयपुर चलने के लिए। अब रजत ने कहा, आप बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए ना। कन्हैया भैया नहा रहे हैं, आप बैठो, तब तक हम आपके लिए कड़क सी कॉफी लेकर आते हैं। कहते हुए रजत रिद्धि के साथ अंदर आ गया। रिद्धि अंदर आई और कन्हैया का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी, जिसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। रिद्धि उस डायरी की तरफ बढ़ी। उसने डायरी उठाई और देखने लगी। किचन से रजत सब देख रहा था। उसने मन ही मन बांसुरी वाले को धन्यवाद दिया और रिद्धि के लिए कॉफी बनाने लगा। रिद्धि ने जब डायरी में लिखी वो नज़्में पढ़ी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने डायरी का पहला पन्ना देखा, जिस पर लिखा था दिल का प्रेमी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। 14 सालों से वह जिस पागल की तरह ढूंढ रही थी वह उसके साथ था, पर दोनों में से कौन, रजत या कन्हैया? रिद्धि एक एक करके डायरी के पन्ने पलटती गई। उसका गला रूंध गया।
आंखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दिल खामोशी से चीख रहा था। तभी कन्हैया ने रिद्धि को देखकर कहा, अरे इतनी सुबह आप यहाँ? रिद्धि कन्हैया की ओर पलटी। रिद्धि के हाथ में डायरी देखकर कन्हैया ने उसके हाथ से डायरी छीनकर कहा, ये आपको कहाँ से मिली? अब रिद्धि ने दर्द भरी आवाज में कन्हैया से पूछा, कौन है आप? तो कन्हैया ने हैरानी से कहा, ये कैसा सवाल है? तभी रिद्धि रोते हुए बोली, हमने कहा कौन है आप? ये जो डायरी आपके हाथ में है, ये सालों पहले किसी के लिए हमने उदयपुर के मंदिर में छोड़ी थी। ये आपके पास कैसे आई? सच सच बताइए, कौन है आप? रिद्धि की बातों को नजरअंदाज करके कन्हैया वहां से जाने लगा तो रिद्धि ने उसे रोककर कॉलर पकड़कर कहा, अरे आप बताते क्यों नहीं? रजत भी बाहर आ गया और खामोशी थे देखने लगा। कॉलर पकड़ने की वजह से कन्हैया के टी शर्ट के दो बटन टूट गए और गले में पहना वो लेकोट बाहर झूलने लगा। रिद्धि की नजर उस पर पड़ी तो उसने कन्हैया से कहा, ये आपके पास कहाँ से आया? कन्हैया अब भी खामोश था। कन्हैया को खामोश देखकर रिद्धि ने उसे खुद से दूर धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर आप बताते क्यों नहीं? आप कौन है? कन्हैया ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, कानू। कन्हैया के मुंह से यह शब्द सुनकर रिद्धि का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आंखों के आगे सालों पहले गुजरा उदयपुर का वो मंजर याद आ गया और वो सारी बातें एक एक करके रिद्धि के कानों में गूंजने लगी। रिद्धि के होठ कांपने लगे। उसने कांपते होठों से धीरे से कहा, कानू। कन्हैया के ने नम आंखों से रिद्धि की तरफ देखकर कहना शुरू किया, हाँ कानू, वही कानू जिसने सालों पहले आपको डूबने से बचाया था और खुद डूब गया आपकी आंखों में। उस वक्त सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा, पर आपके जाने से पहले इस खो गया था आपसे। और जाते जाते आपको ये कहकर जाना कि आप वापस आएगी। तब से हर रोज आपके आने का इंतजार किया हमने। हर सुबह न जाने कितनी ही बार उस रास्ते को देखते जिससे आप गई थी। उस इंतजार के आगे सब थक चुके थे, पर ये आंखें कभी थकने का नाम नहीं ले ली। उदयपुर का ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहां हमने आपको ना मांगा हो। आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए हर पल किसी नर्क से गुजरे हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। 14 साल सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि हमने भी एक वनवास काटा है। बहुत इंतजार किया है आपका। आपको ढूंढना भी तो कहाँ, आपको कोई पता ठिकाना नहीं था। आपका नाम रिद्धि है, ये भी नहीं जानते थे। कैसे जानते? आपकी माँ के मुंह से हमेशा आपके लिए राधु ही सुना हमने। जैसे जैसे वक्त गुजरा लगा भूल जाएंगे आपको, पर हमारे शहर के उस घाट ने हमें भूलने नहीं दिया। सब आगे निकलता रहा, लोग, शहर, वक्त और हमारी उम्र भी, बस एक हमारा मन था जो वही रुक गया। ऐसा उलझा आप में कि उलझता ही गया। आखिरकार बांसुरी वाले ने हमारी सुन ली और आप एक बार फिर उदयपुर आई, पर अनजान बनकर। आपके साथ रहते हुए हमेशा महसूस होता रहा जैसे आप हमारी अपनी हैं। आपसे प्यार ना हो जाए ये सोचकर हमेशा आपसे दूर रहने लगे। आपसे कम बातें करते थे, पर हमें क्या पता था जिससे हम दूर जाना चाहते हैं वो कोई और नहीं, हमारी मोहब्बत ही है। इतने दिन उदयपुर में आपके साथ रहकर ही हम आपको पहचान नहीं पाए। कैसे पहचानते? आप ज़्यादा बोलती नहीं थी और हम ज़्यादा पूछते नहीं थे। उस रात आप पर चिल्लाने के बाद आपसे ज़्यादा रोए थे हम। अब जब भैरव ने आपको छुआ तो दिल क्या उसकी जान ले ले। जब आई बाबा आप पर अपना प्यार लुटाते थे तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती थी। रजत अब आपको हमारे सामने बाबी कहता था तो बाहर से हम नाराज होते, पर दिल के किसी कोने में गुदगुदी होने लगती थी। हमारी आंखों में कब आपका चेहरा बसने लगा हम नहीं जानते। आपके लिए भावना कहाँ से आई, कब आई, कुछ पता नहीं चला। एक रात जब भांग के नशे में आपने अपने बारे में बताया तब हमें पता चला कि जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे साथ थी। उस रात बहुत रोए थे हम, भले आप नशे में थी, पर आपके होठों से निकला एक एक शब्द हमारे लिए क्या था, आपका इंतजार बयां कर रहा था। वो आंसू खुशी के थे, आपको पा लेने की खुशी, वनवास के खत्म होने की खुशी। पर इतनी जल्दी हमारा मिलना शायद किसी को मंजूर नहीं था। हम आपसे सच कह पाते इससे पहले अनमोल जी आपकी जिंदगी में आ गए। हमने अपनी भावनाओं को रोक लिया। आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था और हमने उनके साथ आपको जाने दिया। हमने आपको पाकर भी खो दिया। सबके ताने उलाहने हमने सुन लिए, पर आपकी खुशी आपसे नहीं छीनना चाहते थे। लगा अनमोल के साथ आप खुश रहेगी, पर हमारी किस्मत वो शायद हमें इतना कम दर्द देकर खुश नहीं थी। हमें बेंगलुरु खींच लाई। आपके साथ रहते हुए हमें एक बार फिर आपसे प्यार हो गया, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। अनमोल के साथ आप खुश नहीं हैं जानकर जब हमने आपको सच बताने का सोचा, तुम्हारी बेरहम की किस्मत ने हमें एक बार फिर दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ आपके पापा है और दूसरी तरफ आप, दोनों में से किसी एक को चुना चुना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको होती
और हम कभी नहीं देख पाते, इसलिए चुपचाप यहाँ से जा रहे थे। कन्हैया का गला रूंध गया, आंसू आंखों से बाहर आने को बेताब थे। रिधि जो तड़पते हुए सब सुन रही थी, दौड़कर कन्हैया के सीने से लगी और रोते हुए कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए। आपके साथ रहकर भी हम कभी समझ ही नहीं पाए थे कि आपका हमसे इतना गहरा रिश्ता है। इंतजार सिर्फ हमने नहीं किया, आपने भी किया है। इंतजार की जिस आग में हम जलते आए थे, उस आग में आप भी जले हैं। दिल हमारा ही नहीं, आपके भी दुखा है। सच जानते हुए भी आपने हमसे छुपाया। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों हमें खुद से दूर रखा? क्यों हमें एहसास दिलाया कि हमारा दिल का प्रेमी अब किसी और का है? एक पल हमारी आंखों ने आपके आने की राह देखी, हमारी हर एक सांस आपकी कर्जदार थी। अगर ऐसे ही दर्द देना था तो मर जाने दिया होता हमें उस दिन। कहते कहते रिधि फूट फूट कर रो पड़ी। रजत से ये सब देखा नहीं गया, उसकी आंखों में से आंसू भर आए। इस मिलन से पहले का दर्द उसने भी तो देखा था, पर आज दोनों के मुंह से सुनकर उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पर वह खुश था कि इतने दर्द और तकलीफ के बावजूद ये दोनों मिल गए थे। उसने उंगली से आंखें के किनारे आए आंसुओं को पोंछा और मुस्कुरा उठा। रिधि कन्हैया के सीने से लगी सुबकती रही। कन्हैया की आंखों में भी आंसुओं से लबाबत। उसने रिधि को अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया और आंखें मूंद ली। आंसुओं का सैलाब बह गया। अगले ही पल कन्हैया को कुछ याद आया और वह रिधि से दूर हो गया। रिधि ने हैरानी से कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने कहा, आप जाइए, आपको घर के लिए भी निकलना है। आपके पापा आपकी राह देख रहे होंगे और शायद अनमोल भी। कल शाम आपकी सगाई है अनमोल के साथ। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी का दिल टूटे या किसी को तकलीफ हो। आप जाइए। अनमोल बहुत अच्छा लड़का है, आपको हमेशा खुश रखेगा, हर सुख सुविधा देगा और हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय दर्द और आंसू के। हमने हमेशा आपको आंसू दिए हैं और शायद आगे भी यही है। इससे अच्छा है आप अनमोल के साथ अपनी नई दुनिया शुरू करें। आप हमें भूल जाइए और हम जीते जी आपको भूल नहीं पाएंगे, पर आप भूल जाना कि आपकी जिंदगी में कोई था। ये आखिरी शब्द कहते हुए कन्हैया को इतनी तकलीफ हुई, उसने अपने दांतों को मजबूती से बेंच दिया, पर आंखें कहाँ इसका साथ देती है। आंसू की एक बूंद आंख से निकलकर गाल पर आ गई, जिसे उसने तेजी से हटा लिया। रिधि सामने खड़ी कन्हैया की बातें हैरानी से सुनती रही और फिर दर्द से धड़क कर कहा, हमारी जिंदगी का फैसला आप अकेले कैसे कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं हमसे कि भूल जाएं हम आपको? हमारी सांसों में बसते हैं आप, और सांसों को भूलने का मतलब समझते हैं आप? समझते क्या है आप खुद को? हमेशा वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे क्या? क्या आपको हम पर हमारी हालात पर तरस नहीं आता, ये जानने के बाद कि हमारी तलाश आप हो? आप चाहते हो हम अनमोल के हो जाएं, सब बोलकर उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। रिधि की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था, जिसे कन्हैया बेखूबी जानता था। उसने धीमी आवाज में कहा, इसी में हम सबकी भलाई है। सबकी भलाई? सबकी भलाई किसी में भी हो, पर हमारी नहीं है। हमें आपकी जरूरत है कन्हैया, और आपको हमारी। आप समझते क्यों नहीं? चिल्ला उठी रिधि। रजत रजत खामोशी से ये सब देख रहा था। उसे कन्हैया पर गुस्सा आ रहा था और रिधि पर तरस। उसका दर्द उससे नहीं देखा जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ बोलकर वह इस मामले को और उलझाना नहीं चाहता था। तो उसने रिधि का सर चूमकर दर्द भरी आवाज में कहा, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी खुशी के लिए आपको भी छोड़ सकते हैं। रिधि की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने नाव में गर्दन हिलाई और आंखें मूंद कर अपना सिर कन्हैया के सर से लगा लिया। वो दर्द, वो तड़फ रिधि से भी कई गुना ज्यादा कन्हैया महसूस कर रहा था, पर वह मजबूर था। रिधि से जाना उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था, पर उसे ये करना था अपने लिए नहीं, बल्कि रिधि के लिए। रिधि से सर लगाए हुए उसने कहा, चली जाइए यहाँ से और आज के बाद हमें बुला दीजिएगा, आपको उदयपुर की कसम। कन्हैया वहां से चला गया। रिधि घुटनों के बल नीचे गिर पड़ी। रजत ने देखा तो दौड़कर उसके पास आया। उसने रिधि को संभाला तो रिधि रजत के सीने से छिपकर जोर जोर से रो पड़ी। रजत की आंखों में भी आंसू बह निकले। आज से पहले उसने ना ऐसा प्यार देखा था, न ही ऐसे प्यार करने वाली। रिधि बच्चों की तरह वैसे ही रोती रही। रजत उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। जब रिधि चुप हुई तो रजत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, अरे हम देखते हैं उनको। ऐसे कैसे वो आपको जाने के लिए कह सकते हैं? 2 घंटा आप लगाएंगे ना कान के नीचे, सब भी समझ आ जाएगा उनको। रिधि ने कुछ नहीं कहा। वह उठी, उसने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ किया और वहां से जाने लगी। तभी रजत ने कहा, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। अब रिधि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं रजत, हम ठीक है, चले जाएंगे, आप उनका ख्याल रखिए। अब रजत ने गुस्से से खींचकर बोला, आपको अभी भी भैया की फिक्र हो रही है? वो साला तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचे, कैसे कह दिया उन्होंने आपको यहाँ से जाने के लिए? रिधि ने रजत की ओर देखा और कहा,
ये बात कहते हुए उन्हें कितनी तकलीफ हुई है ये हम जानते हैं रजत, उनका ख्याल रखना। रिद्धि वहां से चली गई। रजत की आंखों में फिर आंसू आ गए और वह सोचने लगा, पता नहीं और कितनी परीक्षा देनी होगी इन्हें। रिद्धि घर आ गई। बरामदे में बैठी मोहित उसका इंतजार कर रहा था। रिद्धि को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आया और कहा, दी, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? रात में जब मैं और अनमोल आए तब तक आप सो चुकी थी। मैं तो आपको जगाना चाहता था लेकिन अनमोल ने मना कर दिया। अनमोल भी यहीं रुक गया। सुबह देखा तो आप यहाँ ही थी ही नहीं। घर भी अलग दिख रहा था, हर जगह कैंडल्स। मोहित की बात सुनकर रिद्धि खामोश रही तो मोहित ने रिद्धि के गाल को छूकर कहा, दी, आप ठीक तो हो ना? रिद्धि की तंद्रा टूटी। उसने कहा, अनमोल कब से वेट कर रहा है आपका, जाने से पहले मिलना चाहता है आपसे। पर आप पता नहीं कहाँ थी, फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क था। आप कहाँ गई थी? मोहित ने मासूमियत से पूछा। अब रिद्धि ने कहा, किसी काम से बाहर गई थी। कोई बात नहीं दी, कल शाम तो अनमोल घर आ ही रहा है, वहां मिल लेना। पापा का फोन आया था, शाम को निकलना है। पापा ने कहा है वो गाड़ी भिजवा देंगे। और हाँ, आप अपना सामान पैक कर लो, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। मुझे कॉलेज में 1 वीक के लिए लीव का एप्लीकेशन भी देना है। कहकर मोहित चला गया। रिद्धि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर आई। दीदी, तुम मेरे लिए कॉफी बना दूं? मोनू ने रिद्धि को देखकर कहा। रिद्धि ने नाव में गर्दन हिलाई और कपने में आकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। कमरे में जलती लाइट जब आंखों में चुभने लगी तो उसने लाइट ऑफ कर दी। मोहित तैयार होकर कॉलेज चला गया। दूसरी तरफ रजत कन्हैया से बात करने का इंतजार कर रहा था। कन्हैया ने अपना बैग किया और जैसे ही बाहर आया, रजत दंदनाते उसके पास आया और एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, समझते का हो तुम अपने आप को? तुम्हारा जो जी चाहे वो करोगे, किसी का भी दिल तोड़ोगे, किसी को भी तकलीफ पहुंचाओगे। आज रिद्धि जी का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किए तुम, हम बता ही रहे हैं। अब कन्हैया ने बिना किसी भाव के कहा, जिस सफर में हम दोनों हैं उसमें किसी एक का दिल तो टूटना ही था रजत। तभी रजत ने तड़प कर बोला, पर रिद्धि जी ही क्यों? अरे कितना प्यार करती है वो तुमसे, ये जानते हुए भी तुमने ये सब किया क्यों? अब कन्हैया ने गुस्से से कहा, अगर हम उनका दिल ना तोड़ते तो जिंदगी भर हमारे साथ रोना पड़ता उनको। तभी रजत ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। रिद्धि जी अपने पापा से बहुत प्यार करती है रजत। अगर वो हमें चुनती है तो उसके पापा दूर हो जाएंगे उससे। अब कन्हैया ने कहा, अपने पिता के साय के लिए वो कितनी तरसती है ये हमने उनकी आंखों में देखा है। पहले भी इतने साल वो हमारी वजह से अपने पापा से दूर रही, फिर से हम वो वजह बनना नहीं चाहते। तभी रजत ने उलझ भरे स्वर में कहा, हाँ तो तुम सीधा सीधा जाकर उनसे कहते न क्यों नहीं कि रिद्धि उदयपुर तुम्हारे लिए गई थी तुम्हें ढूंढने। अब कन्हैया ने दर्द से तड़प कर बोला, नफरत करते हैं वो इस इंसान से जिससे रिद्धि प्यार करती है। इतनी नफरत कि उदयपुर के नाम से भी नफरत है उन्हें। कैसे बता दें उनकी नफरत की वजह हम हैं? रजत को अब समझ आ रहा था, जितना सीधा वह ये समझ रहा था उतना था नहीं। वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद कन्हैया ने कहा, रजत, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, आज शाम हम हमेशा के लिए उदयपुर चले जाएंगे। रजत ने खोए हुए हाँ में गर्दन हिलाई। कन्हैया वापस अपने कमरे की ओर चला गया। रजत वहां से बाहर निकल आया। दोपहर तक वह वहां घूमता रहा और फिर थक कर बेंच पर आकर बैठ गया। मोहित कॉलेज का काम निपटा कर आया और काका से घर चलने को कहा। तो आखिर गाइस, रिद्धि की सगाई अनमोल से होगी या कन्हैया से? क्या रिद्धि अब यह सब सच्चाई जानने के बाद अनमोल से शादी करने के लिए तैयार होगी? अगर नहीं हुई तो नूप जी का क्या रिएक्शन होगा? ये सब जानेंगे कहानी के 13वें पार्ट में, जो कि कल सुबह 11 बजे आएगा। अगर आप चाहते हो कहानी का अगला पार्ट आते ही आपको पता लग जाए तो आप एक काम कर सकते हो, घंटी वाला बटन दबा सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लाइक करना है तो लाइक भी कर सकते हो, पसंद आई ये कहानी तो।